नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूं, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ, नई दिल्ली, इंडिया से। और आपका स्वागत है एक और वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे नॉक नीज, आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी पोस्चर और आपके चाल पे कैसे इन्फ्लुएंस करता है। तो पहले तो हम जानते हैं नॉक नीज क्या होता है। मतलब घुटने का टकराना, जब आप अटेंशन की तरफ खड़े होने की कोशिश करते हैं, मतलब पूरा बदन का वजन बाहर की तरफ जाता है। याद रखिएगा, आपकी पूरी बॉडी एक कार की तरह है। कार में 4 पहिए होते हैं और एक फ्रेम होता है, इंजन होती है। तो ये 4 पहिए जो है, इनकी व्हील बैलेंसिंग होती है, ताकि चारों पहियों जो है वो घुटने को, आपकी गाड़ी को, जो आपकी बॉडी में आपका घुटना है, उसको सीधी तरीके से ले जाए। अब सोचो, एक टायर पंक्चर हो गया या एक टायर की बैलेंसिंग चली गई तो क्या होगा? गाड़ी सीधी नहीं जाएगी। बाकी तीनों टायर जो है वो भी इस टायर के साथ कॉम्पेंसेट करने की कोशिश करती हैं, मतलब इसका काम करने की कोशिश करती हैं, तो वो ज्यादा वर्क हो जाती है। तो उनमें भी बैलेंसिंग खराब होने के चांसेस ज्यादा है। लोड जो है गाड़ी में वो इक्वली नहीं जाता, संतुलित तरीके से नहीं जाता, तो गाड़ी की बैलेंस बिगड़ जाती है, एक्सीडेंट होने के चांसेस है। वैसे ही भगवान ने आपके बदन को बनाया। एक अंग दूसरे अंग का भाई या बहन है। अगर एक अंग में प्रॉब्लम हो, लेकिन एक भाई गुस्सा हो गया, तो जाहिर है बहन और दूसरा भाई भी गुस्सा हो जाए। एक ही कारण से गुस्सा हो रहे हैं, अनलेस दोनों के बीच में लड़ाई है, वो होता नहीं है। हम बने हैं, हमारी बॉडी बनी है दोस्ती के लिए, पर जब एक दोस्त निराश है तो दूसरा दोस्त कोशिश करता है इसकी निराश होने को खत्म करने में, और इसमें उसकी टेंशन बढ़ जाती है, जिसके वजह से वो भी निराश हो जाता है। तो जब एक अंग सही नहीं काम कर रहा है, दूसरे अंग कोशिश करते हैं उस अंग का काम को कम करने की, पर वो बने नहीं है वो करने के लिए, जिसके वजह से उनका संतुलन खराब हो जाता है। और सबसे लंबा अंग इनमें है आपकी रीढ़ की हड्डी। सबसे लंबी हड्डी का एक ग्रुप है। ये 33 हड्डियों से बना है और ये हड्डियां बीच में मूवमेंट कर सकती हैं। तो जब नॉक नीज होती है तो खड़े होने की पोस्चर खराब होती है, तो स्पाइन जो है, रीढ़ की हड्डी जो है, इससे कॉम्पेंसेट करने की कोशिश करती है। अगर एक पैर में ज्यादा है, एक पैर में कम है, तो इसकी कर्व एक साइड बन जाती है, जिसे हम स्कोलियोसिस बोलते हैं। मतलब रीढ़ की हड्डी एक तरफ मुड़ जाती है, जो बाद में प्रॉब्लम दे सकती है। पीठ में दर्द हो सकता है, घिस सकता है रीढ़ की हड्डी, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उसके साथ साथ चाल बिगड़ सकती है। क्यों? जब नॉकनीज होता है तो बॉडी नहीं बना था नॉकनीज बनने के लिए, क्या नॉकनीज के साथ रहने के लिए। तो नॉकनीज को सही करने के लिए एक तरफ कूल्हा नीचे जाता है, एक तरफ ऊपर जाता है, जिसके वजह से कूल्हे में भी दर्द होने की गुंजाइश है, और एक बतख की तरह जो पेशेंट है वो चलता है। इसे हम वॉडलिंग गेट बोलते हैं। जब आप जाहिर है बतख की तरह चलोगे, सही नहीं चलोगे, तो मांसपेशियों पे ज्यादा जोर पड़ेगा, मांसपेशियां दर्द करने लग जाएंगी। तो जब मांसपेशियां दर्द करने लग जाती है तो पेशेंट भी निराश होता है। और ये दर्द क्यों करने लग जाती है? क्योंकि उन पे ज्यादा जोर पड़ रहा है, वो जरूरत से ज्यादा काम, तो चाल भी बिगड़ने लग जाती है। कूल्हे की हड्डी पे भी जोर ज्यादा पड़ सकता है, जिसके वजह से बाद में आर्थराइटिस होने के चांसेस। पूरा बदन का वजन लेता है आपके तलवे। जब नॉकनीज होता है तो क्या होता है कि अंदर की तरफ, तलवों के अंदर की तरफ ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसके वजह से तलवों में भी दर्द होने के चांसेस है। तो बहुत ज्यादा बार लोग बोलते हैं नॉकनीज और फ्लैट फुट जो है इकट्ठे देखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पैर का आर्च है, आप देखोगे अपना तलवे में एक आर्च होता है। जब नॉकनीज होता है, दोनों पैर बहुत दूर है, तो जो पैर है वो अंदर की तरफ ऐसे टिल्ट होते हैं, तो ये आर्च पे बहुत दबाव पड़ता है, और जब बहुत दबाव पड़ेगा तो इवेंचुअली क्या होगा, ये आर्च फ्लैट होने लग जाएगा, तो तलवों में दर्द, क्योंकि संतुलन मेंटेन नहीं है, सही जगह पूरे तलवे पे जोर नहीं लग रहा, एक तरफा ही लग रहा है।
तो दर्द और तलवों के छोटे छोटे हड्डियों में आर्थराइटिस होने के चांसेस। दूसरी चीज है कि पेशेंट का जो पोस्चर है, जैसे वो खड़ा होता है, वो भी अजीब लगने लग जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मानसिक तौर से पेशेंट की कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन होती है इसकी वजह से। तो इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? वो घुटने तक ही सीमित नहीं है, रीढ़ की हड्डी, कूल्हे, पैर पे भी लोड जो है वो सही नहीं पड़ता, जिसके वजह से वहां पे भी हड्डी घिस सकती है। अगर हम घुटने की बात कर रहे हैं तो बाहर की तरफ जो चिकनाई है वो जाने के पूरे चांसेस है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो पहले तो समझिए, सबको नॉक-नीज नहीं होता। एक रूडिमेंट्री टेस्ट है, दोनों को, पैरों को इकट्ठे रखो, अटेंशन खड़े रहो। अगर पैरों को आप एकजुट नहीं कर पा रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली है, तो कभी कभी मोटे जांघों की वजह से भी हो सकता है। तो वो एक्सरे करना, हिप नी एंकल एक्सरे करना, खड़े होके देखने के लिए कि बदन का वजन बाहर की तरफ ही जा रहा है और जरूरत से ज्यादा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है डायग्नोसिस के लिए, नॉक-नीज के लिए। अगर वो है तो फिर आप क्या कर सकते हो? जब तक कि आप ऑपरेशन के बारे में नहीं सोच रहे, ऑपरेशन कोई जान बचाने वाली ऑपरेशन नहीं है, जीवन सुधारने वाली ऑपरेशन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। जब तक आप नहीं सोच रहे, और मैं जानता हूं ऑपरेशन एक्सेप्ट करना आसान बात नहीं, पर जब भगवान एक अंग देता है, दूसरा अंग भी देता है उसकी मदद करने के लिए, जिसके वजह से उनमें जो दर्द शुरू हो रहा है उसको हम कम कर सकते हैं मांसपेशियों को मजबूत करने से। जांघ की और कूल्हे की मांसपेशियों और रीढ़ की हड्डी की मांसपेशियों को, क्योंकि अगर इन हड्डियों में ज्यादा प्रेशर जा रहा है, मांसपेशियां मजबूत होगी तो वो काफी हद तक इनका प्रेशर कम कर सकता है और इनमें दर्द कम होगा। नॉर्मली ये ब्रेसेस और ये सब चीजें काम नहीं करती, तो प्लीज इनसे दूर रहिएगा, आपका बच्चा बस निराश होगा, और एडल्ट्स में तो बिल्कुल काम की। विटामिन डी अगर कम है तो कभी कभी बदन का दर्द एक्सेट्रा इसके वजह से हो सकता है, जो नॉक-नीज करता है बॉडी में। तो विटामिन डी की लेवल सही करना, कैल्शियम खाना काफी हद तक आपको हेल्प कर सकता है, स्पेशली जब बदन में दर्द हो रहा है इसके साथ। उसके अलावा योगा हेल्प करता है फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए, और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, जैसे मैं आपको समझाया था। अगर पैर में ज्यादा जोर पड़ रहा है, दर्द हो रहा है, तो आप वेल फिटिंग शूज विद इंसोल्स पहन सकते हैं। इंसोल जेली लाइक चीज होती है जो लोड तलवों पे कम करती है। तो अच्छे शूज, स्पोर्ट शूज विद इंसोल्स हेल्प करते हैं इसमें। तो अगर ऑपरेशन के बारे में सोच रहे हैं तो ऑपरेशन क्या कर सकते हो इसमें? बेसिकली हड्डी को सीधा करना पड़ेगा ताकि बदन का वजन बीच में जाए। और इसमें डिफॉर्मिटी, मतलब ज्यादातर जो हड्डी इसको पैदा करता है वो है जांघ की हड्डी, वो टेढ़ा होता है, इसको हमें सीधा करना पड़ता है। दो तरीके हैं, जो बच्चे बालिका या किशोरों में, टीनेजर्स हैं, उनमें मैं कॉस्मेटिक छोटे से कट से उसको क्रैक करके प्लास्टर के द्वारा सही करता हूं जब ग्रोथ हो चुकी हो, और जो एडल्ट्स हैं उसको हम क्रैक करके प्लेट लगाते हैं कैलकुलेशंस करके, ताकि घुटना सीधा हो। ये दोनों ऑपरेशन है बहुत सक्सेसफुल है। कुछ मिस्टेक्स जो लोग समझते हैं नॉक-नीज के बारे में, उसको मैं थोड़ा बहुत हाईलाइट करना चाहता हूँ कि कई कमेंट्स जो होते हैं, जो आते हैं, उनमें ये आता है कि हम तो ठीक हो गए, ये हो गए, वो हो गए विदाउट ऑपरेशन। समझिए, जो लगता है वो कभी कभी होता नहीं है, ये बस आपको स्क्रीनिंग करने के लिए है। असलियत होती है जब एक्सरे हो, देखने के लिए कि बदन का वजन कहां है। आपकी हड्डियां सीमेंट की तरह है, जब सीमेंट सेट हो जाए, आप कोई भी पिलर लगा के या कोई भी बैम्बू के स्टिक लगा के उसको सीधा नहीं कर सकते पिलर को, आपको तोड़ के ही सीधा करना पड़ेगा। यही नियम है बॉडी में भी। जब ग्रोथ कंप्लीट हो जाए, जब आप 8 साल से ज्यादा हो, तो सीमेंट सेट हो गई, ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ एंड ऑफ बोन से होती है, पर जहां पे डिफॉर्मिटी है वो सही नहीं होता। तो बेकार के बहकावे में मत आओ कि हम ब्रेस पहनेंगे, ये करेंगे। अगर वाकई में नॉक-नीज है और बच्चे 8 साल से ज्यादा हो, तो इसकी अल्टीमेट सॉल्यूशन सर्जरी होगी। कई बार लगता है नॉक-नीज जिन लोगों में जांघ बड़ी होती है पर होती नहीं है, वो जब जांघ आप कम साइज के कर दोगे एक्सरसाइज करके, तो ऑब्वियसली आपकी नॉक-नीज नहीं होगी, असलियत में है ही नहीं। फिर बेकार की दवाइयां अदर देन विटामिन डी अगर वो कम है, तो कोई भी ग्लूकोसामीन एक्सेट्रा दवाइयों का कोई असर नहीं। एक्सरसाइज से नॉक-नीज सही नहीं होती, एक्सरसाइज से जांघ की मांसपेशियां कम हो जाती है। तो जो लोगों में नॉक-नीज नहीं है पर लगते हैं जांघ की मांसपेशियों की वजह से, वो कम होंगे। पर एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए और बाकी के कॉन्सिक्वेंसेस को कम करने के लिए, ताकि लोड जो है वो मांसपेशियां शेयर करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा,
और आपको काफ़ी जानकारी मिली नॉक नीज के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ फॉलो मी on Instagram. Thank you.